मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी आज उस वक्त बाल बाल बच गए जब रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीलिंग सीटों पर गिर गई। उस वक्त मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के साथ वजीर ममलिकत बलदेव भी मौजूद थे और हुनर हाट के सिलसिले में नुमाइश ग्राउंड में बने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वाज़ेह है कि रामपुर में हुनर हाट के सिलसिले में 16 से 25 अक्टूबर तक हुनर हाट मुनक्किद होने जा रहा है। दीवार से थोड़ा हटके खड़े हो जाओ, काम चल रहा है यहाँ भी। अभी काम चल रहा है, थोड़ा दीवार से हटके खड़े हो, थोड़ा पीछे हटके काम ना चले। रामपुर के बिलासपुर तहसील के राजपुर में रियासती वजीर बलदेव आलेक को काले झंडे दिखाए गए। अपने ही असेंबली हलके में बलदेव आलेक को लोगों की नाराजगी और मुखालफत का सामना करना पड़ा। बीजेपी से नाराज सरदार किसानों ने जमकर नारेबाजी की। बरहम किसानों ने बीजेपी हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगाए। राजपुरा और कुर्बजवार के इलाकों में बीजेपी लीडरों की आमद पर पाबंदी आयद है। पुलिस की मुदाखलत के बाद रियासती वजीर की गाड़ी वहां से निकल पाई। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में जीत का दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि 2022 असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतेगी। अखिलेश के मुताबिक ही बीजेपी हुकूमत से अवाम मायूस हैं। अखिलेश पार्टी की जीत का दावा करने के साथ साथ छोटी जमातों से इत्तेहाद करने के भी लिए तैयार है। और जिस तरह की नाराजगी दिखाई दे रही है किसानों के अंदर, नौजवानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर, हर वर्ग के लोग जिस तरीके से समर्थन में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और यहाँ चुनाव के समय तमाम राजनीतिक दल आते हैं 2022, लेकिन समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाना। लेकिन और दलों का लक्ष्य क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। काली नदी में एक ही खानदान के 5 अफराद डूब गए। पुलिस ने गौताखोरों की मदद से लाशों को बाहर निकाला। वीर सावरकर ने अंडमान जेल में सजा काटने के दौरान गांधी जी के कहने पर रहम की अर्जी दायर की थी। सावरकर पर लिखी किताब के रस्म इजरा के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सावरकर से मुताल्लिक इस इंकशाफ पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सख्त एतराज जताया। हिंदू महासभा ने राजनाथ सिंह से इस बयान के लिए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर पंडित अशोक शर्मा ने राजनाथ सिंह के इस बयान की नुक्ताचीनी करते हुए इसे हकीकत से कोसों दूर करार दिया। इन्हें सोचना चाहिए कि राजनाथ सिंह जी को सावरकर जी के बारे में क्या पता है। जो इनकी पार्टी है भाजपा, इस पार्टी ने कांग्रेस की तरह जब तक सावरकर जी जीवित रहे उनका जीते जी विरोध किया। और अगर आप यकीन नहीं करेंगे, ये तो उन्हें अपशब्द कहते थे। क्यों आज ये उनका नाम लेकर जो है हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं, क्योंकि हिंदू के सबसे बड़े अगर पैरोकार हैं तो वीर सावरकर रहे। कितनी मूर्खतापूर्ण बात कही है उस व्यक्ति ने कि गांधी जी के कहने से सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी। अरे गांधी जी उत्तरी ध्रुव, सावरकर जी दक्षिणी ध्रुव, उनका कभी जीवन में संवाद नहीं हुआ। ये बताएं इनके पास अगर इतिहास है कि गांधी जी और वीर सावरकर जी कभी मिले हों। वीर सावरकर जी गांधी वध में जेल में रहे। तो भैया मैं नहीं समझ में नहीं आता, राजनाथ सिंह जी जो है अपना जो है रक्षा मंत्रालय देख रहे हैं या इन बेवकूफ़ी की बातों में लग रहे हैं। राजनाथ सिंह जी को क्षमा मांगनी चाहिए और हम उन्हें हिदायत करते हैं कि वो हिंदू महासभा के महान नेताओं के बारे में कृपया ना बोलें। जब उन्हें जानकारी नहीं है तो इस बात को चुप लगाएं, क्योंकि वीर सावरकर जी नाथूराम गौडसे, नाना आप्टे के गुरु थे। वीर सावरकर जी ने सन 42 में नाथूराम गौडसे जी को 30,000 रुपये अखबार निकालने के लिए दिए। अगर राजनाथ सिंह जी इतने इतिहासकार हैं तो उन्हें क्या कृपया गौडसे के बारे में भी बताएं।
पर गॉडसे के बारे में यूँ नहीं बताएंगे कि गांधी जी की सत्ता चला रहे हैं वो। तो इसके लिए मैं उनसे यही चाहूँगा कि वो क्षमा मांगें और अपनी ज़बान को बंद रखें और अपने बीजेपी के नेताओं के ही गुणगान या अपमान या निंदा करें, हिंदू महासभा के बारे में बोलने की जुर्रत ना करें। बस मैं उनसे निवेदन है मेरा, करबद्ध प्रार्थना, कि वो हिंदू महासभा के बारे में ना बोलें। इलाहाबाद में लॉकडाउन के दौरान वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जे के वाकयात के बाद मकामी मुसलमानों ने अब रजाकाराना तौर से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ का बीड़ा उठाया है। मुख्तलिफ समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी मुसलमानों ने तंजीम अल मखलूक के नाम से खुसूसी जमात तश्कील दी है। तंजीम से वाबस्ता रजाकारों के जरिए दरगाहों और कब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी साफ़ सफाई का काम किया जाएगा। तंजीम के रजाकार औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अपनी खिदमात अंजाम देंगे। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान शहर के कई बड़े औकाफ पर गैर कानूनी कब्जे के मामले सामने आए हैं। मकामी मुसलमानों की तरफ से शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया की तरफ से गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मकामी मुसलमानों का कहना है कि नई तश्कील शुदा तंजीम सिर्फ औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी। मकसद ये है कि कोई भी आदमी जब आए तो लगे कि हाँ ये काला डाड़ा कब्रिस्तान है, साफ़ सफाई हमारा आखिरी घर यही है जी। हम अपने घर में बहुत सजाते हैं, यहाँ भी कुछ करें। तो हमारी अपील है सब लोगों से, इलाके के सारे मुस्लिमीन से, कि आए जुड़े, हमारा आखिरी घर यही है, इसमें अपना ताउन करें, इसकी साफ़ सफाई करें। साल में एक बार सबरात का दिन आता है, सब आते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, कहीं भी जाके फातिहा पढ़ सकें। पहले होता था वहीं खड़े होकर अंदर घुस नहीं सकता था, जंगल था, जानवर भी गंदे आ रहे हैं। जब सफाई रहेगी तो कोई गंदगी भी नहीं रहेगी, कोई अराजक तत्व उसमें नहीं घुसेंगे। ये हमारा मकसद है और इंशाल्लाह इसको हम पूरा करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़े आबादी का काला डाड़ा कब्रिस्तान है। यहाँ हम समझते हैं कि 10 लाख आबादी का ये एक इकलौता कब्रिस्तान है। और हम लोग 25 दिन पहले यहाँ पे हमारे ग्रुप के लोग जो तंजीम अल मखलूक से जुड़े हैं वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पहले साफ़ सफाई किया जाए, क्योंकि लोग अपने दादा बाबा, अपने भाई बहन के कब्र तक जाके फातिहा पढ़ सकें। तो वो काम 60 फीट रोड की तरफ से स्टार्ट हुआ और पेड़ को पेंट करने का, दीवार को पेंट करने का, ये सब काम हम लोगों ने स्टार्ट किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सईद अहमद खान ने इस इदारे में अपने नाम का एक पत्थर भी नहीं लगने दिया था, लेकिन आज आलम यह है कि यूनिवर्सिटी में मामूल की तामीरात के मौके पर भी अपने नाम के पत्थर लगा दिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी में शुरू हुई ये रिवायत लोगों को बहुत नागवार गुजर रही है। हालिया मामले में AMU के सदी तकरीबात के तहत बने सैनिटरी गेट का है, जहां गेट पर पहले से मौजूद इंतज़ामिया के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अब एक दूसरा पत्थर लगाया गया है और वो पुराना पत्थर जिस पर मोटे अल्फाज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मोनोग्राम बना हुआ था, जो निहायत खूबसूरत था, इसको हटाकर इंतज़ामिया ने अपने नाम नक्श करवा दिए हैं। इस पर तलबा बिरादरी में ज़बरदस्त इश्तियाल है और इस इक़दाम की मजम्मत कर रहे हैं। अब ये देखिए कि सामने सेंट्रली गेट है, यहाँ पर सेंट्रली गेट पे काला पत्थर लगा हुआ है और काले पत्थर पर वाइस चांसलर का नाम, रजिस्ट्रार का नाम और प्रो वाइस चांसलर का नाम लिखा हुआ है। फिर उन्होंने वो पत्थर पर नाम लिखने के बावजूद अलग से यहाँ पत्थर लगा हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ था, उसको लोगो लिखा हुआ था, तो बहुत बेहतरीन था, शानदार था, इट वॉज द फेबुलस, बट ही हैज़ चेंज्ड। इन्होंने अपना नाम लिख दिया। ये सिर्फ अपना नाम चेंज करके दिखाना चाहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी काम हुआ है वो मेरे तहत हुआ है। पूरी यूनिवर्सिटी में बस थोड़े से चेंजिंग करके, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उसमें अपना पत्थर चिपका देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो कर रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और ये सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं। इसी तरह से प्रोफेसर तारिक मंसूर बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बस ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये साबित करना चाहते हैं कि आने वाले लोग हमें याद करें। हालांकि याद इस तरह से नाम बदलने से नहीं होता है, बल्कि कारनामे से होता है। मूर्ति में छेड़छाड़ हमेशा घर को बिगाड़ देती है। अगर ये बात नाम को अपनी तरजीह देने का है तो ये नाम तरजीह देने की जगह नहीं है, क्योंकि मैं आपसे समझता हूँ कि आपके टेन्योर में ये गेट बनाया गया तो सबको मालूम है, सबको इल्म है कि तारिक मंसूर और रजिस्ट्रार साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दो सरपरस्त नज़र आते हैं, उनकी मौजूदगी में बनाया गया। तो आपको अपने नाम को इस तरह से तरजीह देने का मतलब मेरी समझ से परे है। 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मेरठ में भी जलसों का इनेकाद किया जाता है। साथ ही दरगाह हज़रत बाले मियाँ से जुलूस मोहम्मदी बरामद किया जाता है।
ताहम गुज़श्ता 2 साल से इज्तिमाई जलसों और जुलूसों के इनेकाद का सिलसिला मुनक़ता है, लेकिन इस साल कोविड के मामलों में कमी और हालात के बेहतर होने के सबब जुलूस की इजाज़त मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस सिलसिले में सीरत कमेटी की जानिब से ज़िला और पुलिस इंतज़ामिया से जलसों और जुलूसों के इनेकाद की इजाज़त तलब की गई है। ये 2 साल से नहीं हो पाए हैं कोविड की वजह से। इस साल हमने जो है दरख्वास्त दी है परमिशन की, और अभी तक हमें परमिशन तो नहीं मिली है। अगर मिलेगी तो इंशाल्लाह हम जैसे करते थे स्कूल मदरसे के बच्चों का रोड मार्च, और उसके अलावा फिर नाच के रात तकरीर के बच्चों के कंपटीशन, वो सब प्रोग्राम हम करेंगे। मौलवी सैयद ज़ैनुल आबिदीन सर सैयद के ऐसे रफ़ीक थे जिन पर यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने के बाद भी वो काम नहीं हो सका जिसके वो मुस्तहक़ हैं। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी ने किया। वो आज बहादुर मौलवी सैयद ज़ैनुल आबिदीन और अलीगढ़ मूवमेंट किताब के इजरा के ताल्लुक़ से मुनक़्क़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस किताब की ज़रूरत अरसे दराज से महसूस की जा रही थी, जब पाए तकमील को पहुँची है। वहीं डॉक्टर आफ्ताब आलम नजमी और डॉक्टर नदीम अशरफ ने भी इस प्रोग्राम की अहमियत व मौजूदा किताब की हिफाजत पर रोशनी डाली। देखिए, ये किताब जो है 100 साल में पहली किताब आ रही है, और ये उस शख्सियत के ऊपर आ रही है जो सर सैयद का सबसे ख़ास दोस्त था। और अगर देखा जाए तो इसकी दोस्ती में जो सबसे बड़ा बैकअप इस शख्स ने दिया इस यूनिवर्सिटी को बनाने में और सर सैयद की तहरीक को आगे बढ़ाने में, वो था फाइनेंशली और माली ताउन। जिस भी ख़त में आप देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे, जिस तहरीर में भी देखेंगे, सर सैयद उनको यही कहते हैं कि माली ताउन की ज़रूरत है। तो इस मौजू पर अभी तक कोई किताब नहीं आई थी, तो हमारे दोस्तों ने, हमारे जो रफ़क़ा हैं, इन लोगों ने 2 साल से मेहनत करके इस किताब को कंपाइल किया है, और ये कल किताब ख़ुद शेखुल जामिया प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब के हाथों इसका रस्म इजरा है। और तो मेरे ख़्याल में सैयद ज़ैनुल आबिदीन पर आने वाली ये किताब जो 100 साल में अपने मौजू पर एक पहली किताब है, उसका आना इसलिए ज़रूरी था कि उसकी 2 वजहें मुझे समझ में आती हैं। पहली तो ये कि वो सदी तकरीबात का ये सिलसिला कायम है जो वाइस चांसलर साहब ने जो है जिसका आगाज़ किया था, और उसके तहत अगर ये किताब आ रही है तो वो यकीनन बेहद अहम है और वो इस तहरीक का हिस्सा बन जाती है। जैसे कि ज़ैनुल आबिदीन साहब की ज़िंदगी के गोशों को सिर्फ उर्दू ज़बान तक महदूद न रखा जाए, बल्कि मुख्तलिफ़ ज़बानों में भी इस किताब का तर्जमा होना चाहिए, ताकि नई नस्ल उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलू से मुतारफ़ हो सके और उसी की रोशनी में अपने लिए रोशन मुस्तक़बिल की 1857 की जद्दोजहद आज़ादी के बाद मुल्क और बिलखुसूस मुसलमानों पर जो हालात तारी हुए, इसको दूर करने के लिए सबसे बड़ा कारनामा सर सैयद अहमद ख़ान ने अंजाम दिया। उन्होंने 3 किताबें तसनीफ़ दी, जिसमें तारीख़ सरकशी बिजनौर, द लाइल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया और सरकशी हिंद का जवाब, जिसे आज हम सभी असबाब बगावत हिंद के नाम से जानते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की इन्हीं खिदमात का एतराफ़ करते हुए मारूफ अदीब डॉक्टर राहत अबरार ने एक किताब तसनीफ़ दी है, सर सैयद अहमद ख़ान और 1857, जो सर सैयद के इन कारहाय नुमायाँ का मुकम्मल अहाता करती है। मज़कूरा किताब को आज डॉक्टर राहत अबरार ने मारूफ अदीब प्रोफेसर शाफ़िक़ क़िदवाई को पेश किया, और इस मौके पर प्रोफेसर क़िदवाई ने इस कोशिश की सताइश की। मैं ये महसूस करता हूँ कि सर सैयद का सबसे बड़ा कारनामा मेरी नज़र में ये है कि 1857 में जो हालात पैदा हुए इस मुल्क पर, और ख़ास तौर से मुसलमानों पर, उसको दूर करने के लिए सर सैयद ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। सर सैयद ने 3 किताबें, इत्तफाक से उसका नाम बाद में असबाब बगावत हिंद पड़ा, जो नहीं लिखी सर सैयद ने, दूसरी तारीख़ सरकशी बिजनौर और लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, 3 रिसाले ये सर सैयद ने लिखी। और ये सर सैयद का वाहिद कारनामा था जिस पर पार्लियामेंट में बहस हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और मैं ये मानता हूँ कि अगर सर सैयद की ये किताबें नहीं होती और सर सैयद अंग्रेज़ों के साथ मसालहत और मामलात और जो उनकी गलतियाँ थी उनकी निशानदही नहीं करते, तो ये मुल्क भी मुस्लिम स्पेन बन जाता। सर सैयद का बड़ा कारनामा यह है मेरी नज़र में कि उन्होंने इस मुल्क में 1857 के बाद मुस्लिम स्पेन बनने से रोका पे लिखी। लेकिन सर सैयद ने 1857 पर मुस्तकिल 3 तसानीफ़ उनकी मौजूद हैं। एक तो तारीख़ सरकशी बिजनौर है, फिर असबाब बगावत हिंद है जिसकी
ये जो किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, राहत अबरार साहब ने उसमें बताया कि इसका पहला नाम था सरकशी हिंद का जवाब मजमून, और एक फिर उनका जो सरसैयद का रिसाला था उसका जिक्र किया, रिसाला खैर ख़्वान मुसलमान हिंद, वो एक लाडके के नाम उनका ख़त है। तो ये चारों तहरीरें एक जगह तौर पर, यकजा तौर पर शाये नहीं हुई थी। तो ये बहुत अच्छा काम है कि उन्होंने 1857 के तई सरसैयद का क्या नुक्ता नज़र था, उनका रद्द अमल क्या था, 1857 को मुख्तलिफ़ तरह से कैसे देखते थे। तो 1857 के हवाले से अगर आप सरसैयद की तफ़हीम करना चाहते हैं, सरसैयद को समझना चाहते हैं, तो उसमें किताब बहुत मुआविन साबित होगी और एक ये अहम तहक़ीक़ी कारनामा है। वक्त